हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपको अपनी इस वीडियो में शतांक या प्रतिशतांक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि ये एक स्थिति सूचक मान है जिसका जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था, जब हमने स्थिति सूचक मानों के परिचय को, उसके अर्थ को, कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, आज हम उनमें से ही सबसे पहला जो स्थिति सूचक मान है शतांक, या इसी को हम प्रतिशतांक या परसेंटाइल भी कहते हैं, उसको हम समझेंगे। परसेंटाइल शब्द आप कई बार सुने होंगे आजकल कंपटीशंस में। जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो परसेंटाइल्स में आता है। ठीक है, तो वही परसेंटाइल यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं, उसको उदाहरणों को भी देखेंगे। ये जो टॉपिक है वो हमारे विश्वविद्यालय महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमएड सेकेंड सेमेस्टर का 4th पेपर डाटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में शामिल किया गया है, और साथ ही साथ उन सभी कोर्सेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें स्टेटिस्टिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम और भी मोटिवेट हो सकें और आपके लिए नई नई चीज़ों को, आपकी एग्ज़ाम्स के लिए नए नए कंटेंट आपके लिए हम ला सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को ये, और भी आपके मित्रों को, आपके दोस्तों को ये जानकारी उनको मिल सके। ठीक है, तो आइए बिना देर के हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है शतांक या प्रतिशतांक। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रतिशतांक होता है वह आजकल हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, प्रतिशतांक होता क्या है? प्रतिशतांक एक स्थिति सूचक मान है, और स्थिति सूचक मानों की यह विशेषता है कि वह प्राप्तांकों के समूह को कुछ विशेष भागों में बांट देते हैं, और उस प्राप्तांक के समूह में विशेष स्थितियों को बताते हैं। ठीक है, उसी में शतांक आता है। शत और अंक, शत माने होता है 100 और अंक माने होता है अंक, संख्याएं। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रतिशतांक या शतांक है वह हमारे दिए गए समूहों को 100 बराबर भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांट देता है? 100 बराबर भागों में बांट देता है। समझ में बात आ गई? ठीक है ना। अर्थात प्रतिशतांक या शतांक वह प्राप्तांक होता है जो आकार के अनुरूप, माने आकार के अनुसार, उस समूह का जितना बड़ा आकार होगा उसके अनुसार क्रमबद्ध प्राप्तांकों को, अर्थात हमारा प्राप्तांक जो भी है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसे प्राप्तांकों को की श्रेणी को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, तो वे ही प्रतिशतांक कहलाते हैं। ठीक है, या शतांक कहलाते हैं। ठीक, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शतांक जो होता है वो व्यवस्थित प्राप्तांकों की श्रृंखला को 100 बराबर भागों में बांटने वाले विभाजक बिंदु होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्राप्तांकों की एक श्रृंखला है, उसको हमें 3 बराबर भागों में बांटना है, तो 1 2, तो यहाँ पर हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया। देखिए हमारे सारे प्राप्तांक 3 बराबर भागों में बढ़ गए। एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये। तो यहाँ पर जो ये विभाजक बिंदु हैं वही हमारे ये क्वांटाइल्स कहलाएंगे। चूँकि हम यहाँ पर 100 भागों में बांट रहे हैं, तो यहाँ पे जो जितने विभाजक बिंदु मिलेंगे 100 भागों में बांटने पर, वही हमारे प्रतिशतांक कहलाएंगे। अब इनकी संख्या 99 होती है। कैसे 99 होती है, आइए इसको हम समझते हैं। तो देखिए 99 कैसे होगी, हम एक एक करके समझते हैं। जैसे देखिए हमारे इस प्राप्तांक को मान लिया हमने एक रेखा के द्वारा निरूपित कर दिया। अगर हमें इस प्राप्तांक के एक रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो हमें बीच में एक बिंदु चाहिए। ठीक है, एक बिंदु चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपको 3 बराबर भागों में बांटना है, तो आपको कितने बिंदु चाहिए? 1 2, आपको मध्य में 2 बिंदु चाहिए। हमें यहाँ पर कितने भागों में बांटना था? 2 भागों में बांटना था। यहाँ पर कितने भागों में बांटना था? 3 भागों में बांटना था। 3 भागों में बांटने के लिए हमें 2 विभाजक बिंदु चाहिए। 2 भागों में बांटने के लिए 1 विभाजक बिंदु चाहिए। अगर मान लीजिए आपको इन्हीं प्राप्तांकों को 4 बराबर भागों में बांटना होगा, तब कितने विभाजक बिंदु चाहिए? तो मान लीजिए
1 भाग, ये हमारा 2 भाग और ये 3 भाग। तो यहाँ पे देखिए पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और चौथा भाग ये हो गया। 4 भागों में बांटने के लिए कितने बिंदु हमारे पास होने चाहिए? तो हम देख रहे हैं कि 3 बिंदु हमारे पास होने चाहिए यहाँ पर। यानी कि आप इस एक्सप्लेनेशन को देखें तो आपको ये लगेगा कि यदि हमको किसी प्राप्तांकों के समूह को 2 बराबर भागों में बांटना है तो 1 विभाजक बिंदु चाहिए। अगर 3 भागों में बांटना है तो 2 विभाजक बिंदु चाहिए। अगर 4 भागों में बांटना है तो 3 विभाजक बिंदु चाहिए। अर्थात हम देख रहे हैं कि जितने भागों में हमें प्राप्तांकों को बांटना है उससे 1 कम विभाजक बिंदु होने चाहिए। तो हम यहाँ पर चूंकि 100 बराबर भागों में बांट रहे हैं, यहाँ पे प्राप्तांकों को कितने भागों में बांट रहे हैं? 100 बराबर भागों में। तो कुल विभाजक बिंदु कितने होंगे? 1 कम। कितने हो जाएंगे? विभाजक बिंदु कितने हो जाएंगे? 1 कम। यानी कि 100 में से 1 कम कितना हो जाएगा? 99 विभाजक बिंदु। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जितने विभाजक बिंदु होंगे उतने ही शतांक होंगे। अर्थात विभाजक बिंदु ही शतांक हैं। 100 बराबर भागों में बांटने पर जितने विभाजक बिंदु आएंगे वही हमारे शतांक कहलाएंगे। और कितने बिंदु आ रहे हैं विभाजक? तो 99 आ रहे हैं। अर्थात कुल शतांकों की संख्या कितनी होगी? 99 होगी। अब वो प्राप्तांकों का आकार कितना भी बड़ा हो, समझ में आया? जितना भी बड़ा होगा हम उसको 100 बराबर भागों में ही बांटेंगे। ठीक, तो आशा है आपको ये शतांकों की संख्या 99 होती है, ये बात समझ में आई होगी। अब इस शतांकों को हम निरूपित कैसे करते हैं? तो शतांकों को निरूपित करने के लिए हम पी के यानी पी का मतलब परसेंटाइल, कौन सा परसेंटाइल आपको चाहिए, और के का मतलब के उस शतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत होता है। इस बात को आप ज़रा यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर जो के है वो हमें केवां शतांक बताता है। यानी कि मान लीजिए के का मान 20 हुआ, ठीक है, के का मान अगर 20 आप मानते हैं तो ये जो हमारे प्राप्तांक हैं इन प्राप्तांकों को हमने 100 भागों में बांटा है और 100 भागों में से जो 20वां विभाजक बिंदु आएगा, जो 20वां विभाजक बिंदु आएगा, ठीक है, जो 20वां विभाजक बिंदु आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? P20। यानी पी के को यानी के की जगह 20 लिख देंगे, यानी कि P20 क्या हो जाएगा? 20वां विभाजक बिंदु। ठीक है, अब इसका एक और अर्थ होता है। 20वां विभाजक बिंदु हमें ये बताएगा कि इस P20 यानी ये जो P20 है हमारा, जो 20वां प्रतिशतांक है उसके नीचे इधर से हम गिनना शुरू कर रहे हैं तो इसके नीचे कुल कितने % विद्यार्थी होंगे? कुल विद्यार्थियों का 20% विद्यार्थी यहाँ पर होंगे। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए हमारे कुल प्राप्तांक कितने हैं? 100 हैं। यदि हमारे पास कुल प्राप्तांकों की संख्या 100 है और उसमें से हमें P20 ज्ञात करना है, कितना? 100 प्राप्तांकों में से कितना ज्ञात करना है? P20 ज्ञात करना है। ठीक है, तो P20 का मतलब क्या हुआ? अगर हम P20 कोई अंक यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे P20, तो इसका मतलब ये हुआ कि P20 जो हमारा शतांक आएगा उसके नीचे कुल 20% विद्यार्थी होंगे। समझ में आया? P20 का मतलब कुल, यानी कि कुल प्राप्तांकों को अगर हम 100 भागों में बांटते हैं और उसमें से जो P20 हमारा शतांक होगा उसके नीचे कुल प्राप्तांकों में से 20% प्राप्तांक P20 के नीचे होंगे। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी, आशा है। ठीक है, मान लीजिए कि एक और उदाहरण ले लेते हैं कि कोई समूह है। अब इस समूह में आपको P50 ज्ञात करना है, P50, और इस समूह में कुल 150 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी हैं? 150 विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है वो दिया हुआ है इसमें। ठीक, अब ये जो P50 है वो 50 जो के की जगह पे लिखा हुआ है, ये 50 हमें क्या बताएगा?
इस पूरे प्राप्तांकों का समूह जो कि 150 है, इस प्राप्तांक 150 लोगों के 150 छात्रों के प्राप्तांकों के समूह में जो P50 है, यानी P50 जो शतांक है, उसके नीचे कुल 50% विद्यार्थी होंगे। अर्थात 50%, हमने इधर से इधर क्रम में क्रमबद्ध लिखा था, तो इसके नीचे जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो कितनी होगी? कुल 50%। अर्थात 150 का 50% कितना हो जाएगा? 75 विद्यार्थी। समझ में आया? यानी कि 150 छात्रों के समूह में जो P50 शतांक होगा उसके नीचे कुल 50% विद्यार्थी होंगे। अर्थात 150 का जो 50% होगा कितना आएगा? 75 विद्यार्थी P50 के नीचे होंगे। ठीक है, आशा है आपको ये दोनों उदाहरण समझ में आए होंगे। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल बार बार यहाँ पर होगा। और इसके विश्लेषण में जब हम समांकों का विश्लेषण करेंगे और कुछ उसकी व्याख्या करेंगे जब, तो व्याख्या के दौरान इस कॉन्सेप्ट का काम आएगा। ठीक है, आशा है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और भी समझते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि शतांक वे प्राप्तांक होते हैं जिनके नीचे प्राप्तांकों का एक दिया गया प्रतिशत स्थित होता है। ठीक, वही चीज़ मैंने आपको अभी समझाई है। अब हमारी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं शतांकों की गणना करने के लिए। पिछली बार 2023 का जो अभी पिछला एग्ज़ाम हुआ है उसमें शतांक वर्गीकृत समांकों के शतांक को ज्ञात करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो आइए पहले हम शतांकों को अवर्गीकृत आंकड़ों से कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों से कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को एक एक करके समझेंगे, इसी वीडियो में समझेंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम दोनों को समझने वाले हैं, अवर्गीकृत को भी और वर्गीकृत को भी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी। और ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर एक साल। ठीक है, तो इसको निकालना आप अवश्य ही सीखिए। आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि अवर्गीकृत समांकों को से शतांकों की गणना कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपका काम है, हमने यहाँ पर देखा था कि शतांकों को क्रमबद्ध करना है। क्रमबद्ध मतलब एक क्रम में लिखना है। कैसे क्रम में लिखेंगे? तो आरोही क्रम में, जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, जिसे हम बढ़ते हुए क्रम में भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्राप्तांकों को बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम में रखेंगे। और फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए हम ये वाला PK = NK/100 + 0.5 प्राप्तांक, 0.5वां ये प्राप्तांक। तो ये सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे और अवर्गीकृत समांकों में शतांक की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमें प्राप्तांकों को कितने भागों में बांटना है? 100 भागों में। ये जो शतांक है वो 100 भागों में बांटता है। तो आइए, ये n क्या है? n यहाँ पर कुल प्राप्तांकों की संख्या है। और शतांक क्या है? शतांक के नीचे के प्राप्तांकों का प्रतिशत। जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन में बताया। कौन सा आपको शतांक ज्ञात करना है? वो के का मतलब क्या? कौन सा शतांक आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए एक उदाहरण यहाँ पर लिया है हमने, जो कि 2023 में आया हुआ था। P10 ज्ञात करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था 2023 में। P10 निकालना है, यानी हमें 10वां शतांक ज्ञात करना है। और 10वां शतांक का क्या मतलब है? ये जो 10वां शतांक आएगा उसके नीचे कुल समूह के 10% विद्यार्थी स्थित होंगे। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या समझा कि अवर्गीकृत समांकों में सबसे पहले हमें अंकों को वर्गीकृत करना है। तो वर्गीकृत का मतलब कि एक क्रम में है, सॉरी वर्गीकृत नहीं, एक आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो हमने बढ़ते हुए क्रम में पहले ही ये प्रश्न दिया हुआ है 8, 10, 12, 14, 16। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14 और उसके बाद 16। तो हमारे 5 ही प्राप्तांक हैं यहाँ पर, यानी n का मान कितना है गया? कितना हो गया यहाँ पे? 5। और k का मान कितना है? तो k की जगह पे हम देख रहे हैं कि 10 लिखा हुआ है, यानी हमें 10वां शतांक ज्ञात करना है। 10 यानी k की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 10। अब हमें इसको फार्मूले में रखना है। तो आइए फार्मूले में रखते हैं। फार्मूले में n की जगह देख सकते हैं आप, n की जगह हमने क्या रख दिया है? वो रख दिया है 5। हमारा n यहाँ पे है, n की जगह देखिए हमने क्या रखा है? 5 रखा है। और k की जगह हमने 10 रखा है। तो
और बटे 100 प्लस 0.5वां प्राप्तांक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 10 दहा में ये 100 आ जाता है और 5 दूना 10, 1/2 आ जाता है, 1/2 प्लस 0.5। और जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 0.5 प्लस 0.5 यानी कि पहला प्राप्तांक। कौन सा प्राप्तांक? पहला, एकवां, अर्थात पहला प्राप्तांक। तो आरोही क्रम में हमने प्राप्तांकों को रखा है, उसमें से जो पहला प्राप्तांक है वही हमारा P10 होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? P10। कौन सा? अब पहला एकवां प्राप्तांक आप गिनिए, हमने आरोही क्रम में लिखा है, अर्थात बाएं से दाएं की ओर हम गिनना शुरू करेंगे और सबसे पहले अंक पर जो आएगा वही हमारा P10 हो जाएगा, यानी एकवां प्राप्तांक। तो यही हमारा क्या है? 8। यही हमारा अभिष्ट 10वां शतांक है। ठीक है, तो हमारा P10 क्या हो गया? 8। आंसर हमारा ये हो गया। आइए एक अन्य उदाहरण लेते हैं जिसमें हमने और इसमें अलग प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। आइए, अवर्गीकृत समंकों में यहाँ पर उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 छात्रों के निम्नलिखित प्राप्तांक हैं, उनमें से आपको P20, P25, P57 और P85 ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर इन चारों ही शतांकों को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ज्ञात करेंगे P20। तो उसके लिए किसी भी शतांक को ज्ञात करने के लिए पहला काम क्या है? आरोही क्रम में रखना, असेंडिंग ऑर्डर में रखना। तो हमने प्राप्तांकों को आप देखिए आरोही क्रम में रख दिया है, 10, 11, 12, 16, 20, 25, 31, 35, 40 और 48। अब आगे हम सबसे पहला प्रश्न इसमें से P20 ज्ञात करेंगे। तो P20 के लिए हम देख रहे हैं कि n का मान कितना है? तो 10 है। कुल प्राप्तांकों की संख्या चूंकि 10 है और हमें 20वां शतांक ज्ञात करना है, यानी k का मान कितना है? 20। अब आप फार्मूले में रखिए nk/100 प्लस 0.5वां प्राप्तांक। आइए इसमें रखते हैं 10 गुणे 20/100 प्लस 0.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2, यहाँ पे 20 5 100 हो जाएगा। ये इसको काटेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 20 5 100 और ये 5 दूना 10, यानी कि 2 प्लस 0.5 आ गया। ठीक है, अब यानी कि 2.5वां प्राप्तांक आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 2.5वां प्राप्तांक। तो 2.5वां प्राप्तांक को कैसे ज्ञात करेंगे? अब आप देखिए 2.5वां प्राप्तांक कैसे? अब इसको यानी कि ये जो 2.5वां प्राप्तांक है वो 2 से आगे है मगर 3 से पीछे, अर्थात 2 और 3 के बीच में कहीं आएगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए जो हमारी 2.5 में जो पूर्ण संख्या यहाँ पे 2 है, उस 2 को अलग रखिए, ठीक है, प्लस रखिए, उसके बाद 0.5 यहाँ पर है तो 0.5, उसके बाद ब्रैकेट लगाइए, 2.5 है ना, तो यानी कि तीसरा और दूसरा के बीच में है, तो तीसरे प्राप्तांक से यानी 3वें प्राप्तांक से 2वां प्राप्तांक आप घटा दीजिए और गुणा कर दीजिए 0.5 से, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद 0.5 अधिक था। ठीक है, समझ में आया? तो 2वां प्राप्तांक प्लस 0.5 और कोष्ठ में चूँकि तीसरे और दूसरे के बीच में है तो 3वां प्राप्तांक माइनस 2वां प्राप्तांक। कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। और इसमें आप अब हमें कौन कौन सा प्राप्तांक चाहिए? दूसरा और तीसरा। तो क्रमबद्ध जो आरोही क्रम में प्राप्तांक लिखे गए हैं उसमें से तीसरा और दूसरा प्राप्तांक कौन कौन सा है? तो जो हमारा दूसरा प्राप्तांक है वो है 11। ये जो हमारा दूसरा प्राप्तांक है और ये तीसरा प्राप्तांक है, तो 11 और 12 है यहाँ पे। तो आइए इसको हम इसमें रखते हैं। दूसरे प्राप्तांक को 11 रख दिया, तीसरे प्राप्तांक को 12 रख दिया और इसमें सॉल्व किया। जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको उत्तर आता है 11.5। इस तरीके से दिए गए 10 छात्रों के इस समूह में जो P20 है यानी 20वां शतांक जो है वह 11.5 है। ठीक है, आशा है बात आपको समझ में आई होगी। अब इसमें अगला हमें P25 भी ज्ञात करना है, तो ठीक ऐसे ही हम यहाँ पर P25 भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आरोही क्रम में जैसा कि मैंने आपको बताया 25 के लिए आप k का मान 25 रखेंगे और k का मान 25 रखने पर n हमारा 10 पहले से ही हमें पता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 प्लस 0.5वां प्राप्तांक आएगा। 2.5 प्लस 0.5वां प्राप्तांक अर्थात हमारा यहाँ पर 2.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा।
यानी तीनवां प्राप्तांक। अब बताइए दिए गए प्राप्तांकों के इन समूहों में तीसरा प्राप्तांक कौन सा है? तो आप देखिए तीसरा प्राप्तांक 12 है, अर्थात जो हमारा 12 होगा वही हमारा P25 हो जाएगा, यानी 25वां प्रतिशतांक हो जाएगा, 25वां शतांक हो जाएगा। ठीक है, आशा है बात आपको समझ में आई होगी। इस तरह से P57 और P85 भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको भी हमने यहाँ पर सॉल्व करके रखा है, आप देखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैसे ही एज इट इज़ देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। आप देखिए कि n का मान हमने 10 रखा, k का मान 57, क्योंकि 57वां शतांक हमें ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे तो 5.7 प्लस 0.5 आ जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6.2वां प्राप्तांक आ रहा है, 6.2वां प्राप्तांक। अब ये देखिए 6.2 क्या है? ये 6 से ज़्यादा है लेकिन 7 से कम है, अर्थात यहाँ पर जो 6 है 6वां प्राप्तांक तो रहेगा ही रहेगा। फिर क्या करना है, इसमें से 6वां प्राप्तांक प्लस जो 0.2 बच रहा है उसको 0.2 यहाँ पर रखिए और उसमें गुणा कर दीजिए। 6.2वां प्राप्तांक कहाँ आएगा? 6वें और 7वें के बीच में आएगा। ठीक है, तो 0.2 यहाँ पर रखिए और ब्रैकेट में 7वां प्राप्तांक माइनस 6वां प्राप्तांक करिए। ठीक है, अर्थात हमें इस क्रमबद्ध प्राप्तांकों में 7वां और 6वां प्राप्तांक चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन है। 25 और 31, ये 25 हमारा 6वां प्राप्तांक है और 31 हमारा 7वां प्राप्तांक है, यानी जो 6वां प्राप्तांक ये 25 है और 7th जो हमारा प्राप्तांक है वो क्या है? 31 है। आइए इसको हम इसमें अपने इस प्रश्न में रखते हैं। तो 25 प्लस 0.2 और ब्रैकेट में 31 माइनस 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 1.2 आएगा और इसको फर्दर आगे जब ऐड करेंगे तो 26.2 हमारा उत्तर आएगा। P57 26.2 है। ठीक है, समझ में बात आ गई? अर्थात P57 में 26.2 ये आया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस दिए गए 10 छात्रों के समूह में P57 यानी 26.2वां जो 26.2 है वो P57 है। इसके नीचे कुल 57% विद्यार्थी हैं, है ना, यानी जो 26.2 हमारा 57वां शतांक है उसके नीचे कितने परसेंट विद्यार्थी हैं? 57% विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इस तरह से एग्ज़ाम्स में आप सवालों को हल कर सकते हैं। एक और बचा हुआ था 85 याद करना है। P85 जानते हैं हम कि k का मान यहाँ 85 रखना है, n का मान 10 रखना है। ठीक है, और सॉल्व करेंगे जब तो 8.5 प्लस 0.5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9वां, यानी 9वां प्राप्तांक। 9वां प्राप्तांक इसमें से कौन सा है? आइए देख लेते हैं। तो 9वां प्राप्तांक यहाँ पर 40 आ रहा है और P85 क्या आ जाएगा? 40। तो हमारा यही अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो हमने इस सवाल में 4 चीज़ों को ज्ञात किया। ठीक है, इस तरह से हम अवर्गीकृत प्राप्तांकों से शतांकों की गणना, किसी भी शतांक की गणना कर सकते हैं। आशा है आपको ये अवर्गीकृत शतांकों को ज्ञात करने की विधि समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे इस चीज़ को तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अनुसार आप अन्य सवालों को भी हल कर सकते हैं। अब बारी आती है वर्गीकृत समंकों से शतांकों को ज्ञात करने की। वीडियो में देखिए, अंत तक बने रहिए क्योंकि अब जो है वो विशेष चीज़ आपको जानने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में लॉन्ग आंसर में ये वर्गीकृत समंकों से शतांकों को ज्ञात करने के लिए आता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से और बड़े ही पेशेंस के साथ देखिए। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि कैसे हम वर्गीकृत आंकड़ों से शतांक की गणना करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यह सूत्र दिया गया है। इस सूत्र को आप ध्यान से देखिए और इसको अपने मेमोरी में थोड़ा सेव कर लिए, याद कर लीजिए, है ना। आप देखिए PK इज़ इक्वल टू L प्लस NK बटे 100 माइनस CFB और पूरे का बटा F गुणे I। तो ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र को आप ध्यान से देखिए, इसको लिख कर याद कर लीजिए ताकि आपके मेमोरी में जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए, याद हो जाए। क्योंकि देखिए सूत्रों को हमें याद ही करना पड़ता है। कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखने को यहाँ पर ये मिलेगा कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर NK/100 है, वह अवर्गीकृत समंकों को जो हमने ज्ञात किया था तो वहाँ पे एक ये भाग वहाँ पर था। ठीक है,
तो ये NK/100 माइनस CFB ये क्या है, तो संचयी आवृत्ति है। अब हम देखेंगे कि इनमें जो जो पद प्रयोग किए गए हैं उनका अर्थ क्या क्या है, उनको वो क्या है। तो यहाँ पर n क्या है, n कुल प्राप्तांकों की संख्या अर्थात कुल आवृत्तियों की संख्या है। k क्या है, k वही शतांक जिसे हमें ज्ञात करना है, और वही k हमें क्या बताता है, उस शतांक से नीचे के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत बताता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, जो शतांक हमें ज्ञात करना है वो k हमें बताएगा। CFB क्या है, शतांक वर्ग से नीचे की संचयी आवृत्ति। अब ये शतांक वर्ग क्या होता है इसको हम समझेंगे, लेकिन अभी ठीक है, पहले ये I को समझ लेते हैं। I क्या है, वर्ग अंतराल है, जैसा कि आप सभी में ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं। L क्या है, शतांक वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा है। ध्यान दीजिएगा कौन सी सीमा है, वास्तविक निम्न सीमा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है शतांक वर्ग। शतांक वर्ग क्या होता है, तो सारणीबद्ध जो हमारे समांक होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनमें NK/100 यानी NK/100वीं संचयी आवृत्ति जिस संचयी आवृत्ति में सम्मिलित होती है वही हमारा शतांक वर्ग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, NK/100वीं संचयी आवृत्ति जिस वर्ग में शामिल होगी वही हमारा शतांक वर्ग कहलाएगा। और सबसे पहला काम होता है शतांक वर्ग को पहचानना। किसी भी वर्गीकृत समंक से अगर आपको शतांक की गणना करनी है तो पहला काम यही होता है कि आप शतांक वर्ग को पहले पहचानिए, और उसको पहचानने के लिए NK/100 का मान आप निकालेंगे, वो संचयी आवृत्ति आएगी, जिस वर्ग में शामिल होगी वही हमारा शतांक वर्ग कहलाएगा। तो आइए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सारणीबद्ध समांक एक हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये उदाहरण आपके सामने है। निम्नलिखित आंकड़ों से P20 और P65 ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसी तरीके का एक प्रश्न 2023 में आया हुआ था। पेपर में कुछ गड़बड़ी थी कि डेटा हमें नहीं दिया था, लेकिन हमें कौन सा प्रतिशतांक ज्ञात करना है केवल वो दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पिछली बार इस तरह का ही प्रश्न एक परीक्षा में आया था। तो हमारे पास आंकड़ा कुछ इस तरीके से है, हमें वर्ग दे दिया है, और वर्ग में वर्ग और उसकी आवृत्ति दो चीज़ें दी होती हैं, जैसा कि आप सभी एग्जाम्स में जाते हैं। हमें सूत्र के अनुसार क्या चाहिए, CF चाहिए। सूत्र में CF था, ठीक है ना। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, सबसे पहला काम शतांक वर्ग को पहचानना है। सबसे पहला काम P20, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, P20 ज्ञात करेंगे। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति चाहिए। तो आप जानते हैं कि संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं, नीचे वाले को, चूंकि ये वर्ग जो है नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा वर्ग नीचे और उससे बड़ा ऊपर, और सबसे बड़ा सबसे ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित है। तो एग्ज़ाम्स में अगर वर्ग को ऊपर से नीचे लिखे हुए आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, उसको नीच संगत आवृत्तियों के साथ नीचे से ऊपर की ओर आप लिख लेंगे, तभी उसको हल करेंगे, अन्यथा जो सूत्र आप लगाएंगे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या करना है, अगर मान लीजिए वर्ग ऊपर से नीचे की ओर लिख के दे रहा है, छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, तो हम उसको पलट लेते हैं, ठीक है। छोटे को नीचे रखेंगे और ऊपर की ओर बढ़ते हुए वर्गों को रखते जाएंगे, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम P20 ज्ञात करते हैं, और P20 अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हम जानते हैं कि इस पूरे आंकड़ों में n का मान कितना है, 100 है, यानी कि कुल आवृत्तियों की संख्या 100 है। और k यानी कि हमारा 20वां शतांक ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या, मैंने बताया था आपको, शतांक वर्ग पहचानना है। तो शतांक वर्ग पहचानने के लिए मैंने बताया कि NK/100 का मान जो है जिस संचयी आवृत्ति वाले वर्ग में आ जाएगा वही हमारा शतांक वर्ग हो जाएगा। तो n का मान 100 है और k का मान 20 है, अर्थात इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 20वीं संचयी आवृत्ति वाला वर्ग जो होगा वही हमारा शतांक वर्ग कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 20वीं संचयी आवृत्ति किस में शामिल हो रही है, तो 20वीं संचयी आवृत्ति हमारे इस वर्ग में शामिल हो रही है, ठीक है, इस वाले वर्ग में शामिल हो रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, P20 का शतांक वर्ग हो जाएगा। अब इसी शतांक वर्ग से सारी चीज़ों को हम लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमें CFB चाहिए, जो कि
शतांक वर्ग से नीचे की संचयी आवृत्ति होती है। तो CFB शतांक वर्ग जो 21 था, 21 के नीचे 11 आएगा, 11 ही CFB हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा n का मान 100 हो गया। सूत्र कुछ ये है, ठीक है, सूत्र क्या है, L + N के अपॉन 100 माइनस CFB अपॉन F इंटू आई, जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया। अब इससे आप सभी मानों को निकाल लीजिए। N का मान 100 है, K का मान 20 है, जो हमें शतांक याद करना है। CFB का मान अभी मैंने यहाँ पर निकाल दिया, CFB का मान 11 है। शतांक वर्ग को पहचानने के बाद CFB का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद I कितना है, यानी वर्ग अंतराल हमारा कितना है, वर्ग की चौड़ाई कितनी है, तो 10 है, I का मान 10 है। L क्या है, मैंने बताया था L जो है वो शतांक वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, वास्तविक निम्न सीमा कितनी है, 40। ये क्या है, 40 है। तो 40 की वास्तविक निम्न सीमा ज्ञात करने के लिए इसमें से 0.5 घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 39.5 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, 39.5। तो 39.5 हमारी रियल लोअर लिमिट हो गई। उसके बाद से ये F का मान 10 है, यानी F क्या है, हमारी वह शतांक वर्ग की आवृत्ति। ठीक है, शतांक वर्ग की आवृत्ति ये रही है 10। ठीक है, शतांक वर्ग की आवृत्ति 10 हो गई। अब इन सभी मानों को अपने सूत्र में हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमने रख दिया यहाँ पे, देखिए 39.5 + 20 - 11 अपॉन 10 इंटू 10। अब 10 से 10 ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 10 से 10 गायब हो जाएगा, कट जाएगा ये, है ना। उसके बाद से 20 में से 11 जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 39.5 + 9, और जब इसमें ऐड करेंगे आप तो आ जाएगा 48। एक मिनट इसको थोड़ा चेक कर लिया जाए। यहाँ पे जो आंसर आएगा 0.5 इसमें छूट गया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48.5, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो आंसर क्या आया, 48.5 आया। अब हमारा दूसरा सवाल इसमें पूछ रहा है कि P65 भी ज्ञात करिए। तो आइए P65 भी ज्ञात करते हैं। 65 का मतलब K का मान हमारा क्या आ जाएगा, 65। तो सूत्र हम जानते हैं, N का मान 100 है, K का मान 65 है। सूत्र में रखिए, सबसे पहले शतांक वर्ग हम पहचानेंगे। शतांक वर्ग क्या है, N के अपॉन 100, तो 100 × 65/100, यानी कि 65वीं संचयी आवृत्ति जिस वर्ग में शामिल होगी वो हमारा शतांक वर्ग हो जाएगा दूसरे सवाल के लिए। ठीक है, दूसरे P65 के लिए। तो किस में शामिल हो रही है, तो हम देख रहे हैं ये 76 जो है, यही संचयी आवृत्ति जो होगी उसके अंदर 65 शामिल हो जाएगा। तो P65 का शतांक वर्ग क्या हो जाएगा, ये जो आप मार्क यहाँ पर देख रहे हैं वो। ठीक है, जिसका वर्ग है 60 से 69, आवृत्ति है 20 और संचयी आवृत्ति है 76। ठीक है, इसी में शामिल हो जाएगा। अब हम सभी मानों को ज्ञात करेंगे। सभी इसके अनुसार CFB क्या हो जाएगा, ठीक इसके नीचे की संचयी आवृत्ति, यानी 76 के नीचे 56 आ रहा है, वही हमारी CFB हो जाएगी दूसरे सवाल के लिए। अब सभी के मानों को लिख लेते हैं हम यहाँ पर। N = 100, K का मान 65, CFB का मान जो है वो 56 आ गया, I का मान 10 है, और लोअर लिमिट कितनी है इस वर्ग की, शतांक वर्ग जो P67 शतांक वर्ग है उसकी वास्तविक निम्न सीमा कितनी है, तो वो है 60 लिखा हुआ है, 0.5 घटाइए, यहाँ से 0.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 59.5, और F का मान 20 है, अर्थात शतांक वर्ग की जो आवृत्ति है वो कितनी है, F का मान 20 यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सूत्र में रखिए आप। सूत्र में रखेंगे तो 59.5 + 65 - 56/20 इंटू I। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 59.5 + 4.5 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो आपका जो उत्तर है वो आएगा 64। ठीक है, यानी कि P65 जो हमारा 65वां शतांक है वह क्या आएगा, 64। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 64 शतांक है इसके नीचे कुल 65% विद्यार्थी समूह के स्थित होंगे। बात समझ में आया। तो ये इस तरह से हम वर्गीकृत आंकड़ों का शतांक ज्ञात कर सकते हैं। आप
इसका अभ्यास करेंगे अपने से, अभ्यास करने से आएगा। एक बात आप जान लीजिए कि निश्चित ही लगभग हर एक साल इससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है, या तो अवर्गीकृत समांकों का शतांक पूछे या वर्गीकृत समांकों का शतांक पूछे। तो इसलिए आप कृपया इसको ध्यान से पढ़ें और अभ्यास करें, ठीक है। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में ये चीज़ें पढ़ी, शतांकों को ज्ञात करना, चाहे वो अवर्गीकृत समांक का हो चाहे वो वर्गीकृत समांक का हो। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, है ना। और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों को, आपके संबंधियों को इसकी जानकारी मिल सके और वे भी लाभ उठा सकें, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब हमें ये विश्वास दिलाता है कि आप हमारे लिए भी कुछ कर रहे हैं। यदि हम आपके लिए कुछ निस्वार्थ भावना से कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें और लोगों से सब्सक्राइब भी कराएं, ठीक है। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए पुनः धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।